अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, कल हमने रात को एक तारीख अपने सामने बनती हुई देखी और पहली बार तारीख में ऐसा हुआ कि तेल की कीमत आलमी सतह पर न सिर्फ ये कि कम तरीन सतह पर ही बल्कि माइनस में चली गई। यानी कि अब तेल प्रोड्यूस करने वाला तेल निकाल भी रहा था और कह रहा था भाई ये तेल भी रख लो, साथ में $11 भी रख लो या $35 भी रख लो, और एक बड़ी अजीब गरीब सूरत है। क्योंकि ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो अब काफ़ी कम पड़ते जा रहे हैं, मतलब जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो कम पड़ती जा रही है। अब शफात सवाल ये पैदा होता है, क्या आलमी ऑयल की मंडी क्रैश कर जाने से पाकिस्तान की सनतों को फ़ायदा होगा या हमारे लिए हालात एग्जैक्टली सेम रहेंगे? बड़ा अहम सवाल है। अब से कुछ देर में हमारे साथ जब एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे उनसे हम ये सवाल रखेंगे कि क्या हमें खुश होने की ज़रूरत है या नहीं, या सिर्फ एक तारीखी फिल्म चल रही थी और हमने साथ में बैठ के उसको देख के तालियां बजा ली। आगे बढ़ते हैं जी, और आज हम ज़रा सबसे पहले बात करेंगे उस क्राइसिस के हवाले से जो कि 6 अप्रैल से डिस्कशन में है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट आटा क्राइसिस। आटा और चीनी दोनों की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि हम फोकस करें वीट क्राइसिस। लेकिन उससे भी बड़ा क्राइसिस आपको पता है कोरोना का क्राइसिस है, और हम देख रहे हैं कि मुल्क में आए दिन जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसके अगर रेशियो देखे जाए वो काफ़ी तशवीशनाक है। अमवात बढ़ती जा रही हैं, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। जी, तो अभी तो आपने जानी टॉप स्टोरीज़, और हम बाखबर सवेरा के आगाज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मुल्क में इस वक्त कोरोना की मौजूदा सूरत हाल क्या है। अगर इस वक्त करंटली देखा जाए तो 8,418, जबकि अमवात जो कि कोरोना की वजह से हुई हैं वो 176 तक पहुँच गई हैं। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा ने बताया है कि इस वक्त बेशतर मरीज़ वायरस की मकामी तौर पर मुंतकिली से सामने आ रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। 1,04,302 टेस्ट मुल्की पैमाने पे कर चुके हैं। पाकिस्तान में अब ज़्यादा तादाद में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो मकामी तौर पे बीमारी के फैलने की वजह से हैं। 176 लोगों में से जो फौत हुए 74% मर्द हैं, 82% ऐसे लोग हैं कि जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। कोरोना वायरस की मकामी ट्रांसमिशंस अब सामने आना शुरू हो गई हैं। सिंध हुकूमत की कोरोना वायरस से मुतालिक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि वायरस कराची से कश्मोर और थरपारकर तक फैल चुका है। वज़ीर आला ने तमाम डीसीज को हॉटस्पॉट्स की रिपोर्ट दोबारा मुरतब करने की हिदायत करते हुए कहा है कि जहां मरीज मौजूद हैं वहां लॉकडाउन मजीद सख्त किया जाए और मुतासरा इलाके के तमाम मकीनों का टेस्ट कराया जाए। इस सूरत हाल में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि यौमिया 3,200 टेस्ट किए जा रहे हैं। कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में टेस्ट की तादाद 10,000 तक बढ़ाएं। क्या कहा सरदार उस्मान बुज़दार ने, आपको सुनवाते हैं। हमने हेल्थमिट को 14 बिलियन के फंड्स भी दे दिए हैं। 3200 की हमारी कैपेसिटी इस वक्त मौजूद है और हम चाहते हैं कि हम इसको 5,000 और फिर उसके बाद इसको हम 10,000 तक बढ़ाना चाहते हैं अपनी कैपेसिटी को। तो पंजाब कैबिनेट प्रॉपर्टी और स्टैंप ड्यूटी के ऊपर स्टैंप एक्ट में तरमीम करने जा रही है। अब हमारी प्रायोरिटी इस वक्त कोरोना है। अभी हम इस पेंडेमिक से निकलेंगे इंशाल्लाह, तो फिर अभी बजट भी आने वाला है, फिर डेवलपमेंट की तरफ हम तवज्जो देंगे। दूसरी तरफ कौमी एयरलाइन PIA ने फ़िज़ाई अमले के तवील करंतना की शर्त ख़त्म कर दी। तमाम फ़िज़ाई अमले को होटल्स में 48 घंटे तक मॉनिटरिंग में रखा जाएगा, लेकिन टेस्ट मस्बत आने पर कॉकपिट और कैबिन क्रू को CMH मुंतकिल किया जाएगा। ट्रैवल एजेंट्स की जानिब से ज़ायद किरायों की खबरों पर CEO अरशद मलिक ने नोटिस लेते हुए ऐसे ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ जुर्माने करने की हिदायत की है। गुज़िश्ता रोज़ कराची की सड़कों पर जगह जगह ट्रैफिक जैम रहा और लोगों ने जी भर के लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई। शारे फैसल, सदर, नीपा चुरंगी, गुलशन इकबाल समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक मामूल से ज़्यादा नजर आया। एडिशनल IG के मुताबिक डबल सवारी पर पाबंदी के खिलाफ जो खिलाफ वर्जी है उस पर 124 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान कराची में एक एम्बुलेंस को पुलिस की जानिब से रोका गया तो पता चला कि इसमें 10 अफराद एक मैयत को लेके जा रहे हैं। बाद में मुर्दा शख्स और वर्सा सब के सब जो हैं वो फ्रॉड निकले और उन्होंने कबूल किया कि जनाब 50,000 लेकर 10 अफराद को खैबर पख्तूनख्वा ले जाना तय हुआ था। ये सूरत हाल है जनाब कराची की, और वहाँ पे लॉकडाउन की सूरत हाल की। ये वो दौर है कि जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं
और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ बात की जा रही है कि जनाब अपनी हिफाजत खुद करें, लेकिन नतीजा आपके सामने। ताज़ा खबर शामिल करते हैं जनाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा का मामून खुसूसी बराए इत्तलात का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि ऑर्डिनेंस के जरिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी से नफ़ा कमाने वालों को सज़ा दी जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर 3 साल कैद, ज़ब्त माल का 50% जुर्माना देना होगा। इक़दाम को कोरोना वायरस की खुसूसी सूरत हाल के पेश नज़र अवाम की सहूलत के लिए रखा गया है। अशिया ज़रूरी की बिला तातल फरामी हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। अवाम ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही करें, ज़ब्त माल का 10% इनाम पाएँ, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की ताक में रहें, इनाम भी लें और गरीबों की दुआएं भी लें। कोरोना से मुतासर अफराद को रिलीफ अव्वलीन तरजीह और जिम्मेदारी है। और अब बात करेंगे अरबों के स्कैम के हवाले से। आटा चीनी स्कैंडल में कौन मुलव्वस है, कौन जिम्मेदार है? नैब ने प्राइम स्कैंडल की तहकीकात का फैसला कर लिया है। नैब इस स्कैंडल के तमाम कानूनी पहलुओं का गहराई से जायजा ले रहा है। नैब हुक्काम के मुताबिक अरबों रुपए की डकैती पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब गंदम बहरान पर FIA की तहकीकाती कमेटी की फाइंडिंग्स पर बहस जारी है। इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। इस कमीशन की मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो 25 अप्रैल को आ रही है और इसी बारे से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करे हैं मुआवनी खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। क्या एक्सपेक्टेशंस रखें हम कि 25 अप्रैल को जो मुफस्सल रिपोर्ट आ रही है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ रही है, जब रिपोर्ट आने के बाद कितने सख्त एक्शन लिए जाएंगे? जी, मैं आपने जो कि इंट्रो में आटा की बात की थी, तो आटा की कमीशन की रिपोर्ट मुकम्मल है। जो कमेटी की रिपोर्ट है और उसके ऊपर जो भी करेक्टिव मेजर्स उसके अंदर रिकमेंड किए गए थे वो सारे ले लिए गए हैं। 25 तारीख को चीनी के ऊपर जो फोरेंसिक कमीशन वफाकी काबीना ने बनाया था अंडर द कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017, उसकी रिपोर्ट मतवक्के है और अब ये डिपेंड करता है कि उस रिपोर्ट के अंदर फोरेंसिक में किस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। अभी तक की जो कमेटी की पहली रिपोर्ट थी उसके अंदर 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो ये कि सब्सिडी की मद में माजी की कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस है कि हम महंगी चीनी बनाते हैं और फिर उसको सस्ती करके बेचने के लिए पाकिस्तान से बाहर भेजने के लिए भारी मिकदार में कौमी ख़जाने से सब्सिडी दी जाती है और वो सब्सिडी हमेशा काबीना के फैसलों से ही दी जाती है। लेकिन उस रिपोर्ट ने इस चीज़ का भी जिक्र किया है कि जितनी शुगर मिल्स हैं उनमें जो बड़ी सियासी जमातें, तमाम सियासी जमातें, उनके असर रसूख रखने वाले लोगों का अमल दखल है। इसलिए जो शुगर पॉलिसी है वो आज़ादाना बुनियादों पे नहीं है और इसको लेके इनकी जो प्रैक्टिस है पाकिस्तान के अंदर भी शुगर कीमत की जो उतार चढ़ाव है उसमें भी मनूवरिंग शायद होती है। तो इसी के लिए एक फोरेंसिक कमीशन कायम किया गया जो अब उन पहलुओं का जायजा ले रहा है और ऐसे शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है कि अगर इसमें कोई ऐसी कार्रवाई है जिस पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है तो फिर वो रिपोर्ट आने के बाद ही होगा कि क्या वो कार्रवाई। इंशाल्लाह। अच्छा, चले सर, ये शुगर की रिपोर्ट जब इंशाल्लाह सामने आएगी तो फिर आपसे दोबारा इस हवाले से तफसील से बात होगी। हम गंदम बहरान के हवाले से फोकस है तो इस हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं। गंदम बहरान में आपने कहा कि इसकी रिपोर्ट मुकम्मल है और मैकेनिज्म डिज़ाइन कर लिया गया है। मैकेनिज्म कैसे डिज़ाइन किया गया, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो पहली बात तो ये कि पंजाब के ऊपर ज़्यादा फोकस है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से सिर्फ फूड डिपार्टमेंट के ऊपर एक लाइन मौजूद है और सिंध हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया, तो सिंध हुकूमत के हवाले से अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। तो क्या मैकेनिज्म डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट कहा गया था जो नवंबर से 19 से लेके और फिस्कल ईयर 19-20 में हुई वो टोटल 1,63,000 टन है। ये कुछ इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं है कि जिसकी वजह से इतना बहरान खड़ा हो सके। तो क्या ऐसा मैकेनिज्म डिज़ाइन किया गया है? देखिए, सबसे पहले जो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो पंजाब का रोल है पूरे पाकिस्तान में वो फूड बैंक का है और गंदम की मद में जितनी भी जो गंदम सरकारी तौर पे प्रोक्योर की जाती है उसमें सबसे बड़ा कलीदी किरदार पंजाब का है। पंजाब में जो गंदम पैदा होती है वो ना सिर्फ उससे पंजाब के मिलों को और लोगों के लिए सप्लाई किया जाता है बल्कि इसके साथ साथ KP और सिंध और बलोचिस्तान को भी वो फूड प्रोवाइड किया जाता है। जो रिपोर्ट के मुताबिक जो कोताही नज़र आई वो जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में भी उसका जिक्र किया कि 20 से 22 रोज़ लेट प्रोक्योरमेंट शुरू हुई और ये अब डिपार्टमेंट है फूड का पंजाब का जिसकी जिम्मेदारी है और वफाकी हुकूमत ने इसमें और पंजाब की हुकूमत ने जिम्मेदारी का सबूत देते हुए ना सिर्फ उसकी इंक्वायरी की बल्कि
वफाकी जो सूबाई हुकूमत है, स्पेशली मैं पंजाब में जिक्र करना चाहूँगा, उन्होंने उसकी कार्रवाई से भरपूर ताउन किया। अब इसके बरक्स देखते हैं हम सिंध का रवैया। सिंध का रवैया ये था कि पूरी कमीशन की कमेटी की जो कार्रवाई थी उसके अंदर कोई उनको असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की, लेकिन जो शवाहिद सामने आए उसके मुताबिक सिंध ने मुजरिमाना गफलत का इर्तिकाब करते हुए गंदम प्रोक्योर ही नहीं की और काबीना ने गंदम प्रोक्योर करने का फैसला ना किया। ये आपने सर बड़ी सही निशानदेही की, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की, लेकिन सर मसला वहां से बनता है कि जब एक तरफ पास्को के गोदामों में वाफर गंदम मौजूद है और कहा जाता है कि जी हमारे पास सरप्लस स्टॉक्स मौजूद हैं। 2 दफ़ा इस हवाले से विफाक को बताया गया, ईसीसी को बताया गया कि जनाब हमारे पास सरप्लस स्टॉक्स मौजूद हैं, और फिर वो सरप्लस स्टॉक्स गायब हो गए, अचानक गायब हो गए। कहा गया कि जी क्रॉप डैमेज, जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि क्रॉप डैमेज हो गया था, और क्रॉप डैमेज की कोई तफसील सामने नहीं है। तफसील सामने है तो कुछ छापों की कि जिनमें कहीं पे 600 बैग्स पकड़े गए, कहीं पे 800 बैग्स पकड़े गए, कहीं पे 200 बैग्स पकड़े गए। वो गंदम जो ख़राब हुई थी वो कैसे ख़राब हुई थी और कहाँ कोई उसका रिकॉर्ड, कोई उसका मैकेनिज्म है हमारे पास? जी देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक में वाफर चीज़ मौजूद है, वो उस वक़्त ये डेटा प्रोवाइड किया गया महकमों की तरफ से और पास्को की तरफ से, जिस वक़्त ये फैसला था कि क्या जो पोल्ट्री फीड वाले हैं उन्हें भी गंदम प्रोक्योर करने की इजाज़त दी जाए सरकारी स्टॉक में से। देखिए, ये चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है कि सरकार जो है वो फूड सिक्योरिटी के लिए मार्केट में से एक ख़ास तनासब से गंदम प्रोक्योर करती है। बाकी गंदम जो है वो मार्केट में ओपनली अवेलेबल होती है, मुख्तलिफ फोर्सेस उसको प्रोक्योर कर सकते हैं, जिसमें फ्लोर मिल मालकान भी हैं। फूड सिक्योरिटी के लिए इसका एक तवाज़ुन रखने के लिए, ताकि मार्केट में अगर कोई मनूवरिंग हो रही हो तो सरकार अपनी गंदम रिलीज करके बैलेंस पैदा कर सके। जब ये डेटा प्रोवाइड किया गया इस फैसला साजी के लिए, तो अब जो रिपोर्ट में सामने आया है कि ये उस वक्त सही तरह से असेस नहीं और एनालाइज नहीं किया गया था, और उसके लिए जिनको जिम्मेदार ठहराया गया उन सबको तब्दील कर दिया गया है। अच्छा शहजाद साहब, ये बताइएगा कि महकमा खुराक में तकरीरियाँ और तबादलों के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा जो मामला है वो भी बहुत ज़्यादा संगीन साबित हुआ। ये फैसले तो पंजाब हुकूमत के ही थे, क्या ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इल्म में नहीं थे ये फैसले? देखिए, ये जो तबादले और तकरीरियाँ हैं, ये पंजाब में जो फूड डिपार्टमेंट है उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके सेक्रेटरी के लेवल तक किए गए, जिसमें रिपोर्ट में ये निशानदेही ज़रूर की गई कि इसमें मिसाल के तौर पे 1 साल के अंदर शायद 3 सेक्रेटरीज बदले गए और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में फूड डिपार्टमेंट में भी तब्दीलियाँ हुई। अब उसमें जो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है समझने की, वो ये है कि देखिए 2 तरह के तबादलों के ऊपर चीज़ होती है। एक है एडमिनिस्ट्रेटिवली आप सेक्रेटरीज को चेंज करना चाहते हैं, ये स्वाबदीद है जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है उसकी और जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनकी। अब इसके साथ साथ जो निचले सतह के तबादले हैं उसके अंदर एक कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस की तरफ बताया गया, जो कि सिर्फ इस हुकूमत से मुंसलिक नहीं है। हमेशा से ये दिखाया गया कि जो फूड डिपार्टमेंट से हट के भी लोग हैं उनको भी इसमें भर्ती किया गया और उनको एक किस्म का फूड का चार्ज दिया गया। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट पिंडी का एक डिस्ट्रिक्ट फूड का ऑफिसर का जिक्र है जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए हैं। अब ये चीज़ों की निशानदेही पहली दफ़ा हो रही है और ये इस कमीशन की ही वजह से है कि उसके ऊपर करेक्टिव मेजर्स भी हैं। और अभी भी जो प्रोक्योरमेंट है वीट की, तो एक इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि माजी की हुकूमत ने सन 2015 या 16 से वर्ल्ड बैंक के एक प्रोग्राम को ज्वाइन किया, जिसके तहत ये वादा किया गया कि पंजाब फूड प्रोक्योरमेंट में, स्पेशली गंदम प्रोक्योरमेंट में ग्रेजुअली निकल जाएगा। हम ये समझते हैं कि ये एक गलत फैसला था। जो हमने देखा कि जैसे ही आपकी अगर प्रोक्योरमेंट कम हुई, मार्केट फोर्सेस जो हैं वो प्राइस ये आपने बात सही की कि पंजाब के पास प्रोक्योरमेंट के मसाइल हैं और हम बहुत ज़्यादा हमारा रिलायंस भी जो है वो पंजाब के ऊपर है, लेकिन सिर्फ कुछ ऐसे मामला भी सामने देखने में आते हैं कि जहां ऐसा लगता है कि चोर रास्ता दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे एक नोटिफिकेशन सामने आया था जिसमें कहा गया था कि जी हम गंदम की मुकम्मल बैन करते हैं क्योंकि इस वक्त हमारे पास गंदम अवेलेबल नहीं है। ये गालबन 30 जुलाई का नोटिफिकेशन है और उसके 7 दिन बाद दोबारा एक अगला नोटिफिकेशन आता है जिसमें मैदा और सूजी को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस किस्म के चीज़ों से, इस किस्म के नोटिफिकेशन से एक चोर रास्ता मिल जाता है कि गंदम की एक्सपोर्ट और इन सम मीनिंग्स स्मगलिंग जारी रहती है टुवर्ड्स अफगानिस्तान? जी बिल्कुल, ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये वफाकी काबीना का फैसला था कि गंदम जो है आटा एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं होगी। तो जब बाद में उन महकमे के जो फूड के महकमा है उनके सेक्रेटरी से पूछा गया रिटन कम्युनिकेशन में कि क्या इसमें वीट या बाकी चीज़ें मैदा शामिल हैं, तो उन्होंने बगैर काबीना को कंसल्ट किए उसमें से
जो मैदा है उसकी इजाज़त लिख दिया कि इसकी इजाज़त है। तो अब जो मैदा है वो अफ़गानिस्तान मिसाल के तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वो एक रास्ता खोल दिया गया, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ और इसी बाबत उन सेक्रेटरी साहब को उनके ओहदे से भी हटा दिया गया, ताकि फ्यूचर में इस किस्म के किसी भी चीज़ की कोताही ना हो। क्योंकि इसमें एक चीज़ जो समझने की बड़ी ज़रूरत है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की हैं और इनके ऊपर यही कार्रवाई की जा सकती है और उसके साथ-साथ करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्योंकि इस साल भी अगर आप देखिए तो मुल्क में जो गंदम की प्रोक्योरमेंट है वो शुरू हो चुकी है और इस दफ़ा इस पिछले साल के एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए सिंध के साथ भी वफाकी हुकूमत बड़ी राब्ते में है ताकि वो अपना वो किरदार अदा कर सकें। सिर्फ पंजाब के ऊपर सारा बोझ डालना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के इश्यूज भी हैं उसमें अक्सर फसलों का नुकसान होता है और ये हो सकता है कि पंजाब पूरे मुल्क की गंदम सप्लाई ना कर सके। इसलिए बाकी सूबों को अपना किरदार, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और सिंध है, सिंध का किरदार इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सिंध में तकरीबन 3 से 4 हफ्ते पहले गंदम की प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाती है और अगर वो अच्छी प्रोक्योरमेंट कर लें सरकारी मद में तो उससे एक अच्छी टोन सेट हो जाती है, जिससे आपकी फूड सिक्योरिटी सिक्योर हो जाती है। अच्छा, बैरिस्टर साहब ये कहेगा कि 25 को जब मुफस्सिल रिपोर्ट आ जाएगी, जैसे आपने वो रिपोर्ट आ जाएगी और उनमें जो भी वास्ता या बिलवास्ता जिसका भी किरदार रहा उस तमाम तर स्कैम में, क्या हम उस हवाले से भी देखेंगे कि सख्त एक्शन लिया जाए, चाहे वो काबीना में बैठे लोगों के हवाले से क्यों ना हो? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी है। ना सिर्फ ये इस पूरे मामलों को लेके इनके ऊपर कमेटीज़ और कमीशंस बैठाए, बल्कि उनकी जो भी फाइंडिंग्स थी उनको ना सिर्फ पब्लिक किया बल्कि उसके ऊपर रिकमेंडेशंस के ऊपर अमल भी किया। अब फोरेंसिक आने के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि हमारे ऊपर लाजिम होगा कि हम ना सिर्फ उस रिपोर्ट को पब्लिक करें बल्कि उसके अंदर जितने भी इक़दामात रिकमेंड किए गए हैं उसके ऊपर अमल भी किए जाए। सर, वरना जो आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की, लेकिन लगता है कि यहाँ पे आटा और चीनी माफिया के साथ साथ एक पोल्ट्री माफिया भी मौजूद है, जिसको अहम क्राइसिस के दिनों में भी बड़े अच्छे दामों पे बहुत ज़्यादा गंदम दे दी जाती है ताकि वो फीड बना सकें। उसके हवाले से हमने रिपोर्ट में कुछ देखा नहीं है, तो ये कौन लोग हैं और क्या ताल्लुक है इनका गंदम बहरान से? देखिए, मैं सिर्फ ये कर्ज करना चाहूँगा, इसमें एक हमें थोड़ा सा बैलेंस करने की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं और हम किसी भी बिजनेस को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन रियासत का जो किरदार है एज रेगुलेटर उसको फ़हाल करना चाहते हैं। अब पोल्ट्री को जो फीड की मद में गंदम प्रोक्योरमेंट की इजाज़त सरकार से देना, देखिए बाज़ार से तो गंदम शायद वो उठा सकते हैं, लेकिन सरकार से इजाज़त देना अगर आपके पास वाफिर गंदम नहीं है तो गलत है। और इस साल भी हमें इस चीज़ को यकीनी बनाना होगा कि गंदम जो सरकार ने अपना टारगेट तकरीबन 8.5 मिलियन मेट्रिक टन का मुकर्रर किया है उसको हम हासिल कर सकें ताकि फूड सिक्योरिटी को मुमकिन बनाया जा सके। बाकी जो इस मुल्क में मुख्तलिफ तरह की कार्टेलाइजेशन है और ये पिछले 1 या 2 साल की नहीं है, ये यहाँ से पिछली तकरीबन 2-3 दहाइयों की है, जिसमें सिर्फ पोल्ट्री माफिया नहीं है, बहुत सारे और कार्टेल्स हैं। उन सब के ऊपर रेगुलेटर को बेहतर काम करने की ज़रूरत है और आज भी हमारी वफाकी काबीना में एक एजेंडा में एक पॉइंट शामिल है जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रीऑर्गेनाइजेशन को लेके है, क्योंकि हम ये समझते हैं और स्पेशली वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये टास्क दिया था कि कार्टेलाइजेशन को लेके जो माफियाज बने हुए हैं उसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पिछले 10-15 साल से कायम है वो अपना रोल एज अ रेगुलेटर अदा करने में नाकाम रहा है। इसलिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम इस इदारे को, रेगुलेटर को फ़हाल बनाएं, क्योंकि देखिए जो रियासत की सबसे अहम इदारा है जो काबीना है वो अगर सारा दिन बैठ के सिर्फ ये कार्टेलाइजेशन से लड़ती रहेगी तो बाकी मामलात नहीं चल सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शहजाद अकबर साहब खसूसी बराए एहतिसाब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि जनाब ये जो कार्टेलाइजेशन है इसके लिए कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है और ये सारा काम काबीना नहीं कर सकती। बिल्कुल एग्जैक्टली। वैसे हसीन इत्तेफाक है कि काबीना के ही चंद अरकान के नाम जो है वो फिर सामने आ जाते हैं, तो फिर यही एक बड़ा सवाल था, उनसे पूछने की भी कोशिश की कि आगे जाके जब मुफस्सल रिपोर्ट भी आ जाएगी तो फिर ये देखना है, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि हर सियासी जमात में जो लोगों ने फ़ायदा उठाया है, हमने चीनी माफिया के वाले से बात की, लेकिन चीनी स्कैम से भी कहीं ज़्यादा बड़ा स्कैम था गंदम स्कैम। तो अब जिन जिन के नाम आएंगे तो अब देखना ये कि उनके खिलाफ कितना सख्त एक्शन लिया जाएगा, चाहे उनका 5% का शेयर हो, 15% का शेयर हो या 2% का शेयर हो, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं इस पूरे स्कैम का हिस्सा रहे। आम खबर शामिल करते हैं जनाब। मुल्क में कोरोना के 6,958 मरीज जेर इलाज हैं, कहना है नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 796 केसेस रिपोर्ट हुए,
मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,216 हो गई है। एक बार फिर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 796 केसेस रिपोर्ट हुए। ये एक दिन में अब तक रिपोर्ट होने वाले सबसे ज़्यादा केसेस हैं और पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की कोरोना से जो सेहतियाब होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद 2066 हो चुकी है और मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में इस हवाले से 11 अमवात सामने आई हैं। पाकिस्तान में अब जो कुल अफराद हैं जो कि कोरोना के बायस जाँ बहक हो चुके हैं उनकी तादाद 192 हो गई है। 52 अफराद मुल्क भर में ऐसे हैं जिनकी हालत इस वक्त तशवीशनाक है और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 5,347 टेस्ट किए गए, जबकि अभी तक टोटली मुल्क में 1,11,886 टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं। 192 अफराद ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस की वजह से जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 50 से ज़ायद ऐसे मरीज़ों के बारे में बताया जा रहा है जिनकी हालत तशवीशनाक है। एक ऐसा टाइम जहां दुनिया जहां ने नोवल कोरोना वायरस पे काबू पाना शुरू कर दिया है, इन केसेस पे काबू पाना शुरू कर दिया है, वहीं हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। मुसलसल हम इस हवाले से बात करें लेकिन केसेस का बढ़ना लम्हा फिक्रिया है। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक जानिब तो मुल्क में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं, अमवात भी बढ़ गई हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ भी रखी कि 192 लोग अब तक ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस की वजह से जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 50 से जो ज़ायद लोग हैं उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कोरोना वायरस से मुतालिक अज खुद नोटिस केस की समाअत की और इस समाअत के दौरान हुकूमती इकदाम पर कुछ अहम सवालात भी उठाए हैं। जी जनाब, और फंड्स खर्च करने के तरीक़ेकार के हवाले से उनका कहना था कि किसी अमल में शफाफियत नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। तो जी जनाब, ये सुप्रीम कोर्ट में जो इस हवाले से असखुद नोटिस की समाअत हमने उसके हवाले से एक रिपोर्ट आपके सामने रखी, मुफस्सल रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जिस तरह से मुकदमे की समाअत हो रही है कुछ अभी तक कहा नहीं जा सकता, कोई क्लू नहीं है कि ये किस सिमत में जा रही है। आया काम करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा महकमा सेहत को, या सुप्रीम कोर्ट खुद इसके हवाले से एक्शन लेगी, क्या होगा ये तो जब जैसे जैसे सिचुएशन अनफोल्ड होगी वैसे वैसे आपके सामने रखते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, जो हम डे 1 से इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि जब कोरोना वायरस आया था हमने मार्च से इस हवाले से आगाही के जो शोज़ करना शुरू किए, बार बार हमने सोशल डिस्टेंस के हवाले से बात की। शायद सोशल डिस्टेंस की टर्म शायद इसलिए मुनासिब नहीं कि हम फिजिकल डिस्टेंस के हवाले से बात कर लें, सोशली कनेक्ट रहें और फिजिकल डिस्टेंस जैसे एक बार शफात ने भी निशानदी की थी कि लेकिन फिजिकल डिस्टेंस रखना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम एक तरह से सोशल डिस्टेंस कहते हैं ना, तो शायद उस हवाले से बात हो रही थी। लेकिन हमने पाकिस्तान में देखा है कि क्योंकि सोशल डिस्टेंस खाली रखा जाता तो केसेस बढ़ना शुरू हो गए। अगर हम लियारी की बात कर लें तो लियारी में 2 रोज़ में कोरोना के तकरीबन 60 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 67 केसेस मुकामी मुंतकिली के हैं, जिसके बाद महकमा सेहत ज़िला जनूबी में लॉकडाउन पर अब खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने मामन खुसूसी बराए इंस्पेक्शन टीम और इंक्वायरीज़ वकार मेहदी को फौरी इक़दामात का टास्क सौंपा। वकार मेहदी का कहना है कि ज़िला जनूबी के इलाकों लियारी, गार्डन और सदर में कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा तशवीशनाक है और इन इलाकों में कोरोना वायरस के टेस्ट के फौरी इक़दामात किए जा रहे हैं। टेस्ट की तादाद और इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भी ज़िला जनूबी में मज़ीद 3 मोबाइल टीमें तश्कील देने का फैसला किया गया है। मोबाइल टीमें लियारी, गार्डन और गिजरी में कोरोना टेस्ट करेंगी। ज़िला जनूबी के 3 बड़े इलाकों में वॉक थ्रू कोरोना टेस्टिंग भी उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। ज़िला जनूबी में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद हम आपको बताते चलें 300 हो चुकी है, जिनमें से 70 अब सेहतियाब होकर घर भी वापस जा चुके हैं। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं आला सिंध के मुआवने खुसूसी बराए इंस्पेक्शन टीम वकार मेहदी साहब। वकार मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। अब ये कहेगा कि वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने लियारी में भी बहुत सारे कोरोना केसेस की तस्दीक करते हुए कहा है कि ये इजाफा उनके लिए परेशानी की बात है। लियारी में अचानक एकदम इतने ज़्यादा केसेस बढ़ने की क्या वजह है? जहाँ तक लियारी के अंदर या जो ये हमारी कच्ची आबादियाँ उनमें
कोरोना के मरीज़ों की तादाद बढ़ने का ताल्लुक़ है, तो वज़ीर आला सिंध ने तशवीश का इज़हार बहुत पहले किया था कि अगर ये स्प्रेड कच्ची आबादी में होगा तो बहुत मुश्किल होगा, इसलिए वो बार बार अपील कर रहे थे। तो डिस्ट्रिक्ट साउथ के लियारी के इलाके में, गार्डन के इलाके में, सदर के इलाके में इन केसेस का बढ़ना तशवीश का बायस है हुकूमत के लिए, और हमने फौरी तौर पे इक़दाम किए हैं। वहाँ हमने टेस्टिंग जो हमारी मोबाइल सर्विस है उसको हम वहाँ शुरू कर रहे हैं, लियारी के अंदर, गार्डन के अंदर, सदर के अंदर, और दूसरा मियाँ सिविल लाइन में जो हमारा इलाका है गिजरी का साइड का शाह रसूल कॉलोनी इसमें आती है। सब जो लियारी की गलियां हैं बहुत डेंसली पॉपुलेटेड हैं, छोटी छोटी गलियों के अंदर मरीजों की निशानदही और फिर उन्हें कोरोना के हवाले से अवेयरनेस देना तो बड़ा मुश्किल टास्क है। तो क्या मेथड क्या अडॉप्ट किया गया है इस हवाले से? लियारी का एक इशू ये भी है कि लियारी एक गुंजान आबाद इलाका है, एक थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, और इसी तरह से गार्डन का इलाका भी थिकली पॉपुलेटेड है, गुंजान है, ओल्ड टाउन ख़ास तौर के ऊपर। तो वहाँ पे जो है वो बिल्डिंग्स भी काफ़ी बड़ी हैं, 40 गज के मकान में या 60 गज के एरियाज़ के मकान या फ्लैट्स उस पर बनाए गए फ्लैटों में लोग रहते हैं। तो लोगों का एक इशू ये भी है कि रिहाइश का भी प्रॉब्लम है, तो लिहाजा फिर भी हमें हर तरीके से इसका ख्याल करना है। हमने ख़ुद इसका मुकाबला करना है, इसका इलाज हम खुद जो ये इसको अपने ऊपर नाफिज करके सोशल डिस्टेंसिंग को, और ये जो इसको आप उर्दू में समाजी ताल्लुक़ को जो है थोड़ा सा हमें दूर रखना है। इसलिए हुकूमत बार बार अपील कर रही है, और हुकूमत ने भरपूर इंतजाम किए हैं कि किट्स की अवेलेबिलिटी भी हो, टेस्ट किट्स की भी हो। इसलिए एक रैपिड टेस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में हम शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत 10 मिनट में इसका रिज़ल्ट आता है, और इसका डिस्प्ले जो था वो हफ्ते के दिन हमने डीसी ऑफिस में किया था। शुक्रगुजार है गेट फार्मा के कि उन्होंने इसमें हमारी मामलत की है, और हमारे पैरामेडिक्स को जो इसकी वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और इंशाल्लाह वो हमें 15,000 ये टेस्ट किट जो है। बहुत बहुत शुक्रिया चीफ मेहदी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। अहम खबर शामिल करते चले। इस वक्त वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब रावलपिंडी में यूरोलॉजी अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, आपको वहाँ लिए चलते हैं। महदूद ट्रेनें आइसोलेशन के साथ फासले पे मुसाफिरों के साथ चला देंगे, और इंशाअल्लाह ताला रेलवे इस बहरान के वक्त हम चमन भी पहुँच गए हैं, तफ्तान भी पहुँच जाएंगे। किसी गाँव में भी ज़रूरत पड़ी, हमारे 705 स्टेशन हैं, 750 हम उस जगह अपना हॉस्पिटल पहुँचा देंगे, क्योंकि मसला आइसोलेशन का है और रेलवे के पास आइसोलेशन के लिए बहुत डब्बे हैं। थैंक यू वेरी मच। शेख साहब ये बताएं कि नैब की जानिब से एक बयान सामने आया है कि दम में कोई हकीकत नहीं है। देखें, मैं नैब ने, मेरे बयान तो सिंगल कालमी था, नैब ने दम का बयान 7 कालमी लगवाया है। मेरे पास 2 मुवक्किल हैं, नैब वालों को बताना चाहता हूँ, मेरे कब्जे में मुवक्किल हैं, और मैंने आपको कहा था वो नहीं आएगा, और वो नहीं आया, अभी भी वो नहीं आएगा, फिर आपको जाके पकड़ना पड़ेगा। सो मैं जो बात कहता हूँ मैंने मजाक में कही, नैब ने सीरियस ले लिया। मेरी खबर सिंगल कालमी है, उनकी खबर 7 कालम लगी है सारे मुल्क में। मसला क्या है? मसला ये है हजूर, कोई सियासत की तरफ नहीं देख रहा, मुल्क को बचाने की तरफ देख रहे हैं लोग। इस वक्त सियासत नहीं होनी चाहिए, इस वक्त एक और नेक होकर हमें एक स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और हमें सब लोगों को एक लाइन और लेंथ पर खेलना है। दुनिया नाकाम और कोरोना बढ़ रहा है, हमें इस तरह गरीब सफ़ेद पोश को बचाना है कि कोरोना का इंतज़ाम भी हो और भूख से भी ना मरे, और इसमें मैं समझता हूँ इमरान खान की पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त है। शेख साहब ये बता दें, शहबाज शरीफ साहब स्पेशल कोरोना की वजह से पाकिस्तान में आए हैं। शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से नहीं आया, कोरोना की फ़्लाइट पे आया। वो यहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट का ख्वाब लेके आया था, उसको पता नहीं था कि उसके ख़िलाफ़ इतने सीरियस केस हैं। और कल मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि सबसे सुलह करें, सारे मीडिया से सुलह करें। ये सुलह का वक्त है, रमज़ान आ रहा है, हमें तमाम सियासी मुखालफिन के साथ, मीडिया के साथ, और अपने जितने मुखालफ हैं उनको भूल कर सुलह और सफाई से ईद के बाद या अगले 1 महीने बाद जब ये कोरोना चला गया तो हम यहीं पे हैं, अगर ज़िंदा रह गए तो सियासत कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। रावलपिंडी में वज़ीर रेलवे शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
और अभी ज़रा आपका मूड चेंज करते हैं और आपको बताएं आपकी फेवरेट तरीन शपात की इनफैक्ट फेवरेट तरीन और हम सब की फेवरेट तरीन लॉलीवुड की क्वीन मीरा जो हैं उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है और मैं काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होगी इन वीडियो पैगाम की। उन्होंने बोला कि इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और मैं न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में कैद हूँ और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की है कि वो एक अपनी प्रोग्राम्स के लिए फिल्म्स के लिए गई थी वहाँ पे और वहाँ पे फंस गई हैं और वो अपने वतन आके मरना चाहती हैं। जी जनाब, अब से आप कुछ देर पहले आपने देखा कि शेख रशीद साहब बात कर रहे थे और हमारे सामने मीरा बात कर रही हैं। तो मीरा जो है उन्होंने ये कहा कि मैं होटल के कमरे में कैद हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद एक और वीडियो हमें मौसूल हुई और उसमें मीरा जो है वो बारबेक्यू एंजॉय कर रही थी और ये क्या कि उनके साथ कैप्टन नवीद भी मौजूद थे। तो जनाब अब वो बारबेक्यू एंजॉय करते हुए उन्होंने वो कैप्टन नवीद के साथ वहाँ पे कहा कि मैं वो ये होटल में है कैप्टन नवीद उनके साथ या नहीं है, क्या मामला? एग्जैक्टली नॉट ओनली दिस। अभी तो देखा फिर कैप्टन नवीद ये भी बता रहे कि जिनके घर का बैकयार्ड है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि अदाकारा मीरा की एक और वीडियो आई है कि बैकयार्ड में ट्रैम्पोलिन पे वो छलांगे भी मारे। तो अभी हमारे साथ मौजूद वैसे क्या कर रही थी पहले दिखा देते हैं, फिर हम मीरा से स्पेशली बात भी करेंगे। चिकन बारबेक्यू हो रहा है आपने देखा और मीरा काफ़ी इंजॉय करी थी। मीरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम मीरा, वेलकम टू बाखबर सवेरा। ऐसी क्या सूरत हाल बनी कि आपने स्पेसिफिकली एक वीडियो ही अपलोड कर दी वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि सब लोग अपने घरों में रहें। मैं अपने काम के सिलसिले में अपनी फैमिली से मिलने के लिए अमेरिका में आई थी, तो मैं अपनी फिल्म बना रही हूँ लॉन्ग डिस्टेंस के नाम से। फिल्म का नाम है लॉन्ग डिस्टेंस। मैं उस फिल्म की प्लानिंग के लिए, उस फिल्म की शूटिंग के लिए मुझे सारे अरेंजमेंट्स करने थे और मैं उस फिल्म की 4 दिन की शूटिंग में जा रही थी मैनहट्टन में। मैं 4 दिन का शूट कर लूं। इवन मैंने कैमरामैन भी बुक किया। वो चाइनीज कैमरामैन थे, वो उनकी डेथ हो गई है कोरोना वायरस की वजह से। तो मैं अपनी और इसके अलावा शोज के सिलसिले में, तो उस वक्त जब मैं यूएसए में अमेरिका आई थी, अपनी शूटिंग अपने जो मैंने प्लान किया था, जो मैंने सोचा था, तो मैं उसी सोच में और मुझे नहीं पता था कि ये हादसा होगा या कोरोना वायरस का इतना बड़ा अटैक और इतना बड़ा अजाब जो है अल्लाह ताला की तरफ से इस दुनिया में आया है और ये एकदम से ये सब कुछ दुनिया बदल जाएगी। अच्छा ये बताइए, आप ये जो वीडियो बनाने के लिए अमेरिका गई थी, तो क्या इससे कबल अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने से आपने रब्ता किया था? नहीं, यहाँ पर जो है पाकिस्तान कॉन्सुलेट न्यूयॉर्क ने बहुत ताबुन किया। दे आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू आयशा अली एंड नजीमा साहब। दे आर वेरी कोऑपरेटिव। देखिए सिचुएशन आपके सामने है। कोरोना वायरस की वजह से बाहर निकलने पर पाबंदी है, बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते और सोशल डिस्टेंस के लिए बोला है, फैमिलीज सबसे दूर रहने के लिए बोला है और सोशल डिस्टेंस का मैसेज अगर आप सारा दिन CNN देखें तो सारा दिन वो यही कहते हैं कि प्लीज आप सोशल डिस्टेंस रखें, लोगों के साथ मत मिलें। जी बिल्कुल ऐसा ही। जहाँ पर ज्यादा आप एक दूसरे से मत मिले। मीरा ये कहिएगा, एक तरफ आपने आपकी वीडियो आप कंसर्न है, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान है, स्पेसिफिकली आपने तो हाथ जोड़ के बोला कि आप वतन वापस आके मरना चाहती हैं, आप किसी बैरूनी मुल्क में नहीं मरना चाहती, परदेश में नहीं मरना चाहती। एक तरफ आपकी वीडियो आती है, दूसरी जाने फिर आपकी वो वीडियोज़ भी आती हैं कि आप अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ बारबेक्यू एंजॉय कर रही हैं, अपने घर के बैकयार्ड में ट्रैम्पोलिन पे आप उछल कूद भी कर रही हैं। सो आपके फैंस काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो कन्फ्यूज़ हो गए हैं क्योंकि इन दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा तसादुम है। देखिए यहाँ पर मैं ऑब्वियसली अपनी फैमिली के आई वाज सराउंडेड विद माय फैमिली, अंकल के डैड के घर पर तो बारबेक्यू हो रहे थे, घरों की सफाइयां भी हो रही थी, लॉन को भी हम साफ कर रहे थे। तो वो कुछ दिन पहले की वीडियो है। तो मुझे 1.5 महीना तकरीबन अमेरिका में, तो अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करी, अच्छा। जो वीडियो आपने देखी वो कल रात की,
अच्छा। तो सिचुएशन चेंज होती है ना हर रोज। हाँ। हर रोज कहानी बिल्कुल बदलती सही है। बात, सही बात। सुबह का मौसम कुछ होता है, दोपहर कुछ होती है, शाम को कुछ होता है। नहीं अगर तो आपने अब कल अब खाना मीरा खाया मीरा था, ये बता दें, मीरा ये बता दें कि आप होटल में हैं या घर में हैं, और मतलब अगर होटल में है तो घर में बारबेक्यू कर रही थी, घर में है तो होटल में क्यों नहीं थी, मतलब ये बताइए। मैं अगर मरना ही है मुझे कोरोना से, अगर मुझे कोरोना से मरना ही है तो मैं अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान, अपने वतन आकर मरना चाहती बिल्कुल। हूँ, ताकि मुझे वहां पे दफना दिया जाए। बस इतनी बुरी सिचुएशन में भी लोगों को सिर्फ बातें करनी, खौफ नहीं है अल्लाह ये ताला का किसी के। वो वाकई कह रही मुझे मेरे वतन ना दिया जाए और मैं अपने वतन में आके मरना चाहती हूँ, ये कहना था मीरा ने। मीरा काफ़ी ज़्यादा परेशान है और मीरा कह रही कि मैं परदेश में मरना नहीं चाहती, मुझे पाकिस्तान आके मरना है। सो बहुत शुक्रिया ठंडी मीरा। आहें भर रही थी वो जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और अभी तक बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो कि हमें मैसेजेस भी कर रहे हैं और कह रहे हैं जनाब कि मीरा को वापस ले आए, वो यहाँ पे पाकिस्तान आके उन्होंने कहा मैं मरना चाहती हूँ, अपने मुल्क में मरना चाहती हूँ, इसलिए अल्लाह उनको अच्छी अल्लाह लंबी जिंदगी दे, तवील वो जिंदगी दे, लोगों को मजीद एंटरटेन करें। एग्जैक्टली। और जो भी उनके साथ हो रहा है, अगर वो होटल में है तो अल्लाह करे वो होटल में महफूज रहें, अगर वो घर में है तो अल्लाह करे इसी तरह बारबेक्यू खाती रहे। शफात, आपको एक मज़े की बात बताऊं, मीरा के जो ससुर हैं उनसे एक निजी टेलीविजन पे उन्होंने इनको कॉल की, उनसे पूछा कि जी बताएं क्या सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा कि जी पिछले 2 महीने से तो ये घर पे ही है, अब हमें मालूम नहीं है, किसी होटल नहीं की, हमें मालूम नहीं है कौन से कमरे में गई हैं और वहाँ जाकर उन्होंने वीडियो बनाई है। लेकिन उन्होंने वीडियो ऐसी बनाई है कि हम काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हैं, क्योंकि एक होटल है उनके आप समझे बात। आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। और मतलब उन्होंने बोला कि जो उनके वो फिल्म बनाने के लिए गई थी, जो उनके वो डायरेक्टर थे, जो उनके कैमरामैन थे, वो चाइनीज़ थे, वो कोरोना वायरस से उनकी डेथ हो गई। चाइनीज़ थे तभी ज़ाहिर चाइनीज़। तो खैर जनाब, कल एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ। कल हमने हिस्ट्री अपनी आंखों के सामने देखी बनते हुए। एक तारीख का बड़ा यूनिक इंसिडेंट देखने में आया, और वो ये था कि जनाब जब खाम तेल की कीमत जो है वो ग्राफ जो कि सिफर पे होता है तो ग्राफ से नीचे चली गई। ये पहले यानी जो तेल बना रहा था, जो तेल निकाल रहा था, वो कह रहा था भाई ये तेल भी रखो, साथ में ये थोड़े से पैसे भी रखो और ये तेल ले जाओ खुदा की कसम। लेकिन अब सूरत हाल ज़रा काबू में है। तो इस हवाले से एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी ज़रा इस हवाले से रहनुमाई लेंगे, क्या हमारे लिए कोई फ़ायदे की बात है। बिल्कुल, लोग बड़े खुश हैं जी कि तेल की कीमत कम जा रही है, तो देखेंगे कि क्या, और बार बार हर जगह बात की जा रही है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्या ये सच में अच्छी खबर है या नहीं, ये डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरी। सबसे पहले बात करते हैं जनाब कल होने वाले एक बड़े अहम वाक़े की, और वो था कि जब अमरीकी खाम तेल की मार्केट में बदतरीन क्रैश देखने में आया। मे कॉन्ट्रैक्ट का अख्ताम हम देख रहे थे और मे कॉन्ट्रैक्ट के अख्ताम पे हमने देखा कि जनाब जो तेल की कीमत है वो 107% की नाकाबिले यकीन कमी के बाद मनफी $1.5 तक गई है, जो कि एक बड़ा अनहोना वाक़या, इससे पहले कभी तारीख में देखा नहीं गया। अलबत्ता ब्रेंट खाम तेल $26 पर ही मुस्तहकम है, और इससे पहले अमरीकी खाम तेल की मार्केट 91% की तारीखी कमी का शिकार हुई थी और मार्केट का रुझान मुफ्त फरोख्त की जानिब गामजन था। लेकिन किसे मालूम था कि कीमत मनफी जोन में दाखिल हो जाएगी। इसी तरह कैनेडियन खाम तेल की कीमत $1 फी बैरल से कम हो गई है, जिसके बाद कनाडा में तेल के कुएँ बंद होना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी जगहों पर बात की जा रही है कि जहाँ पर हम देखा कि जो तेल की आलमी मार्केट क्रैश कर गई है, सो इससे वो ममालिक जहाँ पे कंजम्पशन है, जो प्रोडक्ट तो नहीं करते लेकिन कंजम्पशन अच्छी है, वो उनके सनती इदारे से फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान की मईशत के लिए ये अच्छी खबर है, इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ समीर तारिक यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सवेरा। हर जगह बात हो रही है पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरीन खबर, अच्छी खबर, ये हमारे लिए अच्छी खबर है। देखिए ब्रॉडली अगर आप ये देखेंगे तेल की कीमत का नीचे जाना हमारे लिए जनरली बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारे जो दरामदी बिल है उसका तकरीबन 25% लगभग जो है वो तेल या उससे लिंक्ड है। तो ये जो है ब्रॉडली तो हमारे लिए पॉजिटिव है। हाँ एग्जैक्टली जो कल रात वाली जो न्यूज़ आप लोग कह रहे हैं जी कि जो तेल की कीमत जो है मनफी में चली गई थी, एग्जैक्टली वो हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि हम जो है वो एक तो हमारा जो क्रूड परचेज़ है वो एक तो मिडल ईस्ट की रीजन से ही ओपेक बास्केट, ज़्यादातर हम सऊदी अरेबिया से क्रूड लेते हैं या अबू धाबी से,
तो वो क्रूड जो है उसकी प्राइसिंग अरब लाइट के साथ ज़्यादा ड्राइव होती है और वो प्राइस इतनी नीचे नहीं गई, वो कल $21 के लगभग ट्रेड हो रही थी। ये जो आप बता रहे हैं जो कल रात में जो प्राइस नेगेटिव हो गई थी, उसका रीज़न ये था कि वो रोल ओवर था कॉन्ट्रैक्ट का। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मई के कॉन्ट्रैक्ट में, चूँकि इस वक्त पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, डिमांड बिल्कुल स्लो है और स्टोरेज कैपेसिटी सारी फुल है, तो उस वक्त ये चूँकि डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट था, तो जिसको भी कल क्रूड जिसने भी फ्यूचर में लिया हुआ था उसने कल डिलीवरी उठानी थी। तो चूँकि कल स्टोरेज की जगह नहीं थी तो और स्टोरेज बिल्कुल फुल थी, तो लोग जो है वो काफ़ी लोग क्या करते हैं जो ऑयल में लॉन्ग रहते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट से अगले कॉन्ट्रैक्ट में स्विच करते हैं। तो अगले कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस तो स्टेबल थी क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि जून में डिमांड दोबारा रिबाउंड हो जाएगी, लेकिन मई में इस वक्त चूँकि लॉकडाउन है और स्टोरेज भी फुल है, इस वक्त उसका बायर कोई भी नहीं था। तो इसलिए वो जो प्राइस नीचे जाते जाते इवेंचुअली व्हेन देयर वाज नो टेकर वो नेगेटिव में चली गई और वो जाते जाते काफ़ी नीचे चली। अब सर जो ये हम कॉन्ट्रैक्ट के रोल ओवर की बात करते हैं, अब जून कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका रोल ओवर 19 मई को आना है, तो इस वक्त उसकी सतह जो है तकरीबन 20 से $22 के आसपास है, 20.42 है टू बी प्रिसाइज। उसके साथ भी फिर यही होगा, वो भी ऐसी नेगेटिव में जाएगा और फिर ये कब तक चलेगा? ज़रूरी नहीं इतना नेगेटिव हो, लेकिन ये कि अब ये कि इसके अंदर दो चीज़ें, एक तो ये कि जो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में जो बायर हैं जो लॉन्ग हैं अभी जिन्होंने लिया हुआ ETF से ज़्यादातर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, तो वो जो है इस दफ़ा वो घबराएंगे यार कि एंड तक इसको खींच के रखना नहीं है वरना इसमें से पहले निकल जाओ वरना रोल ओवर में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक तो ये, दूसरा ये कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो फिज़िकल जो सिचुएशन है ऑयल की, यानी ये कि मैं ये कहूँ कि आपने अगर जो कनाडा में जैसे जो ऑयल की प्राइस बताई, अब जो लैंड लॉक रीजन्स हैं या जहाँ ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, US में परमियान बेसिन है, टेक्सास में, वहाँ तो ऑयल की प्राइस एक्चुअली जो एक्सचेंज पे जो ट्रेड हो रही थी उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा नीचे थी। इसी तरह हम पाकिस्तान जो गैसोलीन इंपोर्ट करता है उसके जो कोट्स आ रहे हैं अगर आप वो देखें तो वो अरब लाइट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा नीचे मिल रहे थे, हालांकि आम तौर से ये इससे ऊपर होते हैं। इसका मतलब ये कि जो फिजिकली ऑयल की डिमांड जो है वो एक्सचेंज पे जो प्राइस आ रही है इसके मुकाबले में ज़्यादा वीक है। एक बात मुझे बताइएगा, जो हमारे पास जो डेफर्ड पेमेंट का हमारे पास एक सहूलत मौजूद है, क्या उसका इससे कोई भी लिंक बनता है? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि तेल की कीमत जो है वो क्रैश कर जाती है और ब्रेंट की कीमत भी उसके हिसाब से एडजस्ट होती है, तो डेफर्ड पेमेंट में हमें कुछ ऐसी चीज़ मिल सकती है कि हम उसको यूटिलाइज कर सकें बिफोर? नहीं, ऐसा है कि जो हमें डेफर्ड की फैसिलिटी मिली थी उसको हमें साल की $3 अरब की फैसिलिटी मिली थी, हमने उसको अभी तक $500 मिलियन से ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया है। सही। उसका रीज़न ये कि उसके जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो ऐसी थी कि हम पहले 10 दिन के जो कॉन्ट्रैक्ट जो कार्गोज आएंगे वो जो है वो कमर्शियल होंगे, फिर 10 से 30 तारीख जो कार्गो आएंगे वो हमारे पास वो डेफर्ड पेमेंट वाले होंगे। फिर पाकिस्तान की क्रूड की परचेज़ काफ़ी नीचे चली गई थी ऑलरेडी बिकॉज हमारी रिफाइनरीज में प्रॉब्लम चल रहे थे, तो हमने उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया। हाँ, लेकिन उसके अंदर जो मैकेनिज़्म था उस वक्त चूँकि प्राइस ऊपर थी तो हमने प्राइस लॉक नहीं की थी और हमने खाली ये बोला था कि हम जो भी प्राइस पे लेंगे जो उस वक्त प्रिवेलिंग प्राइस होगी और पेमेंट हम डेफर करेंगे अगले साल तक, तो वो हमने यूज़ ही नहीं की। लेकिन ये कि उसमें प्राइस फिक्सिंग का मैकेनिज्म नहीं है। अब प्राइस फिक्सिंग हमने एक दफ़ा पहले LNG में की थी तो हम ऐसा लग रहा था फिर ऊपर कर लिए। अब पाकिस्तान जो आप कह रहे हैं इस तरह के हम मैकेनिज्म ट्राई कर रहे हैं LNG के अंदर कि किसी तरह हम अगले 3 साल तक कार्गोज की प्राइस फिक्स कर लें। लेकिन इस वक्त LNG को $1.25 के आसपास है, हम कोई इतना बड़ा प्राइस नहीं है कि जिसके ऊपर इम्पोर्ट बिल पे कोई इतना बड़ा फ़र्क पड़ेगा। हाँ, LNG की प्राइस इस वक्त जो है अगर आप यूँ देखेंगे हमने तो $10, $11, $12 MMBTU में भी इंपोर्ट की LNG $15 तक बिकी। इस वक्त स्पॉट पे प्राइस तो $2 के लगभग आ गई है और हमारी चूँकि वो 13.25% ऑफ ब्रेंट के साथ लिंक है, तो वो अगर आप $20 से लगाएं तो वो अभी भी क्योंकि ब्रेंट की जो है वो $2 से $3। अच्छा सर, ये बताएगा कि वो ममालिक जो कि जिनकी सारी मईशत का इन्हिसार ही प्रोडक्शन पे है, ऑयल प्रोडक्शन पे, सो उनके लिए कितना ज़रा टफ टाइम है क्योंकि अभी वो कहते हैं सप्लाई तो ज़्यादा है नहीं और डिमांड भी इनफैक्ट है नहीं, तो देखिए अब ये तो डिपेंड करता है ना, ये प्रिवेलिंग पीरियड जो लो प्राइस का ये रहता कितना टाइम है। अभी इस तरह अगर मैं ये कहूँ कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन हमारे लिए बेनिफिशियल उस वक्त है अगर हम ये लो प्राइस क्रूड या ऑयल इस्तेमाल कर सकें। अब ये कि इसमें तो जीत ये कि जो कंट्री पहले इस वायरस से निकल जाए और अपनी इकोनॉमी को खोल सके तो ही वो इसको इस्तेमाल कर सकेगा और फ़ायदा है, वरना तो ये मैं बंद रहेगा अगर तो ना कंज्यूमिंग नेशन के लिए फ़ायदा ना प्रोड्यूसिंग नेशन के लिए फ़ायदा है। बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही। अब एक रिफाइनरीज की तरफ भी एक मामला जाता है कि हम तेल इंपोर्ट तो करेंगे लेकिन अगर हमारे पास रिफाइनरीज में कैपेसिटी नहीं होगी तो उसको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा? आपको लगता है कि इस वक्त चूँकि तेल की कंजम्पशन नहीं है मुल्क में तो रिफाइनरीज को भी अपनी कैपेसिटी कम करने की ज़रूरत है? देखिए वैसे ऑलरेडी हमारी जो 2-3 आउट ऑफ 5 रिफाइनरीज 3 तो बंद हैं
ऑलरेडी, क्योंकि डिमांड इतनी स्लो हो गई थी हमारे यहाँ कि रिफाइनरीज की स्टोरेज पूरी फुल हुई हुई थी। सही। जब वो फुल हुई हुई थी तो ऑब्वियसली वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे और पीछे से क्रूड की परचेज भी बंद हो गई। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये सिचुएशन देखते हुए अप्रैल से, स्टार्टिंग अप्रैल, हमारे क्रूड की इम्पोर्ट और मोटर गैसोलीन की इम्पोर्ट बंद रखी हुई थी। तो अब जो है वो जैसे ही अगर डिमांड हमारे यहाँ थोड़ी पिकअप होगी, अब जैसे लॉकडाउन थोड़ा ईज हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डीजल वगैरह की डिमांड जल्दी आ जाएगी। सही। तो फिर मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता रिफाइनरीज जो है वो ऑपरेशनल होना स्टार्ट होंगी। लेकिन इसका एक और इम्पैक्ट ये है कि जब तक प्राइस, मतलब ये कि जब तक आपकी कंजम्पशन ठीक से नहीं होगी और आप इंपोर्ट करना फ्रीक्वेंटली शुरू नहीं करेंगे, जब तक लोअर प्राइस का इम्पैक्ट कंज्यूमर को भी पूरी तरह मिलेगा नहीं। सही। ये भी एक इसमें सही। एंगल है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। समीउल्लाह तारिक साहब हमारे साथ पहुंचे, इस हवाले से हमें आगाही दे रहे थे कि जो ऑयल प्राइसेस आई है उसमें हमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, पर बड़े अच्छे, बड़े महज़ब अल्फाज में इन्होंने हमें बताया कि जी आप लोग ऐसी एक्साइटेड हो रहे हो, कोई टेंशन की बात नहीं, वो बेचारे उन लोगों का मसला है, उनके गोदाम सील हो, आप लोग अपना काम करते उनकी स्टोरेज नहीं है। खैर भी सुबह में देखते डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी बयान आ रहा था कि जी हम ये सबसे बेहतरीन टाइम है कि इस टाइम में जो हम अपनी स्टोरेज कैपेसिटी है हम उसको बढ़ाएंगे और ये जो हमने ज़खायर हैं वो तेल के हवाले से वो अपने बढ़ाएंगे, तो हम इस वक्त का फ़ायदा उठाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब सुबह इस हवाले से भी कह रहे थे। अच्छा, खैर क्योंकि हमने देखा कि दुनिया जहान में जो इकॉनमी है वो सफ़र कर रही है इस कोरोना वायरस की वजह से, हर चीज़ को लपेट में लिया हुआ है कोरोना वायरस में। अब मुल्क में आपको वापस ज़रा लेकर आते हैं और बात करेंगे सिंध हुकूमत की। सिंध हुकूमत ने एक्शन लिया जनाब। सिंध हुकूमत ने कराची में कोरोना वायरस की SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली दवा साज कंपनीज और एक चाय बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया है। मज़कूरा सनती यूनिट्स ने ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में SOPs की खुली खिलाफ वर्जी की और मुलाजमीन की बड़ी तादाद को बस में सवार करा दिया। उसी बस में ख़वातीन और मुलाजमीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। हालांकि सिर्फ एक रोज़ कबल सूबाई महकमा सिंध ने 52 सनती इदारों को काम करने की इजाज़त दी थी और तमाम पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल लाजमी करार दिया गया था। वाज़े किया गया था कि SOPs पर अमल दरामद की जिम्मेदारी कंपनियों के मालिकान और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे होगी। हुकूमत ने कराची हार्बर और फिशरीज़ में भी शाम 6 से सुबह 6 बजे तक SOPs के मुताबिक काम जारी रखने की इजाज़त दे दी है। इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर सनत और कॉमर्स जनाब इकराम अल्लाह धारेजो साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा कि 52 सनती यूनिट्स को काम करने की, उनको ऑपरेशनल होने की इजाज़त दी गई थी, अब उनमें वाज़े तौर पे SOP के एंड में लिखा हुआ था कि अगर कोई ऐसा वाक़या होता है कि जो कोई वायलेशन होती है तो कंपनी के मालिकान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके खिलाफ पर्चा कटेगा। तो हिफाजती इक़दाम पे तो अभी भी अमल दरामद नहीं हो रहा, वो कैसे, वो उसकी की वजह क्या है? सिंध गवर्नमेंट ने SOPs बनाए हैं। हमारी कोशिश है कि जो डेली रूटीन है, जो डेली बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आ जाएं। तो उस सिलसिले में हमने कुछ एक्सपोर्ट की जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको परमिशन दी है, खोलने की इजाज़त दी है और उसमें तकरीबन 50 के करीब हैं और उनके लिए हमने SOPs बनाए हैं। तो आपने ये भी देखा होगा कि सिर्फ SOPs इन फैक्ट्रीज़ के लिए नहीं बना, जो और भी कारोबार हैं, जो और भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी, उनके लिए भी SOPs होगा बल्कि डेली लाइफ के लिए भी होगा। जैसे कि आप सबको पता है कि दुनिया अब बदल चुकी है, तो उस सिलसिले में जो भी हमने फैक्ट्रीज़ के लिए SOPs बनाई हैं उनमें कोई इतनी अनरीज़नेबल डिमांड्स नहीं है और हम चाहते हैं कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, उनकी वजह से किसी और आदमी को कोरोना ना हो, और हम चाहते हैं कि वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको भी इस वबा से बचाया जाए। तो उस सिलसिले में जैसे SOPs के बारे में इट्स वेरी सिंपल, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अपनी सफाई का ख्याल रखना है, वहाँ जो भी ओनर है, जो भी मैनेजर है, उनको मेक श्योर करना है कि वहाँ सैनिटाइजर्स हों, सोप्स हों। इकराम साहब ये कहेगा कि अब जिन इदारों को SOPs फॉलो ना करने की वजह से सील कर दिया गया है वो दोबारा कैसे खुलवाए जा सकते हैं? ऐसा क्या कुछ उनको इंश्योर कराना पड़ेगा कि उनके जो इदारे हैं वो दोबारा से खोले जा सकें? जो SOPs को फॉलो नहीं करेगा उनकी इंडस्ट्रीज़ को सील किया जाएगा। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ऐसा सिंध गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए सील किया जाए या इनको खोलने की इजाज़त बिल्कुल ना मिले। हमारा बिल्कुल मकसद ये नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैक्ट्रीज़ खोलने से पहले हर इंडस्ट्रियलिस्ट ने हमें अंडरटेकिंग दी है, जिन्होंने भी इंडस्ट्रीज़ खोली हैं, कि अगर SOPs को फॉलो ना किया जाए
तो वो हैवी फ़ाइन उन पे लगेगा, उन पे फ़ाइन लगेगा। तो उसमें हमारी कोशिश यही है कि वो भी SOPs को फॉलो करें ताकि हम भी उस एक्शन लेने पे मजबूर ना हों। और हमारी ख्वाहिश है कि सारे मिलके इस वबा से मुकाबला करें, और वो उसी सूरत में हो सकता है जब हर कोई इनको फॉलो करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, इस हवाले से हमें आगाही देने के लिए। इकरामुल्लाह धारेजो साहब वज़ीर सनअत व कॉमर्स सूबा सिंध के हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से हमें बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं जी, और पाकिस्तान की साबिक स्क्वॉश चैम्पियन मारिया वज़ीर, मारिया तोरपकई, इन दोनों इंटरनेट के ज़रिए फ़िटनेस क्लासेस दे रही हैं जी। और इन हफ्तावार सेशंस में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से बहुत बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं और नौजवानों के साथ साथ उम्र रसीदा अफराद भी शामिल हैं। बिल्कुल शफात, और इन सेशंस में एडवांस लेवल हाई एनर्जी वर्कआउट्स के साथ साथ निस्बतन कम मेहनत वाली योगा एक्सरसाइज भी शामिल है। मारिया कहती हैं कि लॉकडाउन के दौरान घरों तक महदूद लोगों को फिट रहने की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि किसी मुमकिन बीमारी की सूरत में यही फिटनेस जिस्म को दरकार होती है और यही फिटनेस आपकी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाती है। और इसी वाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया, वेलकम टू बाखबर सवेरा। एक तो आप बड़ा ज़बरदस्त काम करिए कि आप ये ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। वैसे सामने से हमने देखा है जब इंस्ट्रक्टर आपको एक्सरसाइज करा रहा होता है तो उसको तब इतनी मुश्किल होती है एक्सरसाइज कराने में, जो वर्चुअली आप एक्सरसाइज करा रही है, इंटरनेट के थ्रू एक्सरसाइज करा रही है, वो कितना मुश्किल होता है करवाना लोगों को? मेरे ख्याल से बड़ा मतलब बेसिक है, जो सारी लोगों को पता है जो एक्सरसाइज वगैरह हैं। उसके अलावा हम लोग डिटेल में उनको बताते हैं कि कौन से मसल्स काम कर रहे हैं, कहाँ पे आपको टेंशन फील होनी चाहिए, कौन से मसल्स आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। तो हम जो भी एक्सरसाइज करवाते हैं उसके साथ साथ उसके फायदे और उसके जो भी मसल यूज हो रहे हैं उसको हम पॉइंट आउट करते हैं। तब जाके लोगों को पता चलता है कि जो एक्सरसाइज है उसके साथ आपको फीलिंग कैसी होनी चाहिए। अगर आपको फीलिंग वैसी हो रही है इसका मतलब आप सही एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो बीच में मतलब ये सारा चलता रहता है। ये बताइए कितने मुल्कों के लोग इस वक्त आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं इस वक्त करंटली? करंटली जो भी मेरे साथ जो फिटनेस का सेशन है फ्राइडे को 11 बजे, उसमें ख़वातीन और बच्चियां हैं मेरे साथ। और ख़वातीन जो है हमारे साथ फ़लस्तीन से, इसराइल से, नाइजीरिया से, ट्यूनीशिया से, युगांडा से, यूरोप से, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूक्रेन वगैरह हो गया, इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारी, और अफगानिस्तान, ये सारी। मारिया तो पूरी दुनिया से इसका मतलब है लोग आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो एट अ टाइम आप कितने लोगों को ट्रेन कर रही हैं? कुछ तादाद, कुछ नंबर्स बता सकेंगी? I couldn't follow the numbers that much. It was a lot of people. बहुत ज़्यादा ख़वातीन थी और बच्चियां थी। और मेरे साथ जो मेरे ट्रेनर्स हैं यहाँ पे कनाडा में, जो मेरे अपने पर्सनल ट्रेनर्स हैं, आई आस्क्ड देम टू कम विद मी, और मेरे साथ जो भी एक्सरसाइज वो कर सके, उनको करवा सके, क्योंकि हर इंसान जो है दे हैव देयर ओन नॉलेज, ठीक है, एक्सपर्टीज, तो वो भी शेयर कर सकें। तो मेरे साथ जो है यहाँ पे कैनेडियन जो है कैनेडियन नंबर 1 स्क्वॉश प्लेयर वो भी थी, नाइजीरिया से भी टॉप एथलीट थी। इसके अलावा जो है कोई पर्सनल ट्रेनर्स जो मेरे अपने हैं वो भी साथ शामिल थे। मारिया देखें, वैसे आपके सामने मोटिवेशन की बात करना बड़ा अजीब सी बात है क्योंकि आप तो अकेले कमरे में बंद होकर दीवार पे स्क्वॉश की प्रैक्टिस करती रही है। बिल्कुल, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब हम जिम में होते हैं तो साथ वालों को देख के ना थोड़ी सी वैसी मोटिवेशन हो जाती है। जब आप अकेले कमरे में बैठ के ऑनलाइन एक स्क्रीन पे किसी बंदे को देख रहे होते हैं या किसी को मोटिवेट कर रहे होते हैं तो वो लेवल नहीं आता। तो खुद को कैसे आप मोटिवेट रखती हैं और खुद को कैसे आप इन्वॉल्व रखती हैं इस पूरे सेशन के दौरान? सबसे पहले तो मैं ट्राइबल हूँ, वजीरिस्तान से हूँ, पाकिस्तान से हूँ। जो जज्बा है, जो जुनून है, उसकी वो कमी नहीं है। और अभी आज मैंने सुबह बच्चियों के साथ सेशन किया, पाकिस्तानी बच्चियां थी, उन्होंने कमाल की ट्रेनिंग करती हैं सारी, बहुत ज्यादा फिट बच्चियां हैं और जुनून उनके उसमें कमी नहीं है। तो उनके ग्रुप का नाम भी मैंने जुनून रख दिया है, जो भी हमारे साथ ये टीम है जी। तो इसके अलावा जो है एक मकसद है, और मकसद ये है कि मैं देखना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चियां, ज्यादा से ज्यादा खवातीन स्पोर्ट्स में आए, फिट रहे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फाउंडेशन है मेरा, उसके थ्रू मैं सारे काम कर रही हूँ। अभी बच्चियां जो है मुख्तलिफ उनको स्टाइपेंड्स भी मिल रहे हैं उनको, ताकि मोटिवेट कर सकें इस दौरान। सही, बहुत शुक्रिया जी। मारिया वज़ीर हमारे साथ मौजूद थी। और दुनिया जहान लोग हैं, स्पेशली ख़वातीन जो हैं वो मारिया से इस वक्त ट्रेनिंग ले रही हैं और ट्रेनिंग का देने का बेसिकली मकसद यही है कि
इस ऐसे टाइम में जब हम तमाम तो लोग लॉकडाउन का शिकार हैं, अगर हम अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग नहीं रखेंगे, फिट नहीं रखेंगे, तो इस वो बला जिसको हम देख नहीं सकते, हम इसका मुकाबला करने के लिए रेडी नहीं होंगे। अब जनाब एक जैसे आज की तारीख है 20 अप्रैल, तो जो है ना आज के 21 अप्रैल माजरत चाहूँगा, उसके हवाले से बताते चलें कि आज शायर मशरिक़, हकीम उल उम्मत, तर्जुमान हकीकत, मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 82वां यौम वफ़ात मनाया जा रहा है। आपने तस्वुर पाकिस्तान पेश किया, बरसग़ीर के मुसलमानों की जद्दोजहद आज़ादी को भी पहली दफ़ा बाकायदा शक्ल में पेश किया। एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोरोना की वबा के दौरान एक और मौजू जो कि ज़ेर बहस है वो ये है कि लोग ज़ियाबतीज़ या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी में मुब्तला हैं और उनको ज़्यादा ख़तरा है वो कोरोना वायरस से मुतासर हो सकते हैं, वो रिस्क बेल्ट पहने। इटली में हलाकतों पर की जाने वाली एक तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि हाई ब्लड प्रेशर के शिकार अफराद कोरोना वायरस से काफ़ी बड़ी तादाद में मुतासर हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि बीमारी के बायस जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, जिसकी वजह से कोरोना इन्फेक्शन की सूरत में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है और ऐसे मरीज़ों के ऊपर हमने देखा है कि जो बीमारी की शिद्दत है वो ज़्यादा ही है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हेड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी NICVD जनाब डॉक्टर ख़ावर अब्बास काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये बताइएगा कि ऐसे दौर में जब हम हर तरफ एक टेंशन देख रहे हैं, टेलीविज़न पर एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, अखबार पढ़े वहाँ पर एक स्ट्रेस है, मोबाइल में खोलें तो वहाँ पर भी हर बंदा एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग and it's all burdening up for people who are suffering from high blood pressure. कैसे अवॉइड कर सकते हैं इसको? देखिए पहले तो मैं कल ही सोचा था इस बात के कि ये मुस्तकिल ये चलता है कि कोरोना वायरस से डरना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। मेरे ख्याल में ना डरना चाहिए ना लड़ना चाहिए, इससे सुलह कर लेनी चाहिए। वो okay, जी let's make peace with it. जी ठीक है। So you learn to live with it because it's going to be now हमारे साथ ही रहना है, इसने कम हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होगा। तो हमें डॉक्टर साहब आप तो डरा रहे हैं कि ये हमारे साथ रहेगा, इसका मतलब है कि ये अभी लंबे अरसे तक पाकिस्तान में रहेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी पूरी दुनिया में रहेगा। जैसे फ्लू है, फ्लू 1918 में एपिडेमिक हुआ था, उसके बाद से है तो ख़त्म तो अभी तक नहीं हुआ, बट वी हैव लर्न टू लिव विद इट। हमने चाइना में बात दोबारा से हुई अभी नहीं, अब इतनी जितनी आपके जो पॉपुलेशन में होता जाएगा, इम्यूनिटी होती जाएगी, वल्नरेबल लोगों को प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज कुछ को इम्यूनिटी पार्शियल इम्यूनिटी हो जाएगी, उम्मीद है कुछ अरसे में वैक्सीन भी हो जाएगी और इस तरह की चीज़ें मिला के जो इसकी जो वो इफ़ेक्ट है वो कम होता जाएगा, बट आई थिंक ख़त्म नहीं होगा। तो वी शुड लर्न टू लिव विद इट। मीन्स कि हम अपना ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो हमारे ये चीज़ें सैनिटाइज़र है और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, लेकिन उसके साथ साथ ज़िंदगी भी शुरू करें। आप भूख से बगैर काम के इंसान को मर तो नहीं सकते ना, आपको अपनी सोसाइटी माशरा चलाना भी है। तो हमें उसको अब ऑलरेडी यही बात हो रही है। अब देखें यूरोप में बर्ड फ्लू, सार्स, मर्स, इबोला, जीका, जितने वायर पैंडेमिक्स आए हमने या एपिडेमिक्स आए, वो फाइनली वी हैव मेड पीस विद देम, तो वी शुड मेक पीस विद इट एज वेल। एग्जैक्टली। ब्लड प्रेशर में जो सर बड़ी टेंशन लेते हैं, देखिए रोजाना जब फिगर्स देखते हैं उनके पर वो कैसे अवॉइड करें? पहली चीज़ तो यह है, जब ये आपने जो पहला पॉइंट कहा था कि इन्फेक्शन लगने में, कोरोना का इन्फेक्शन या कोविड जिसको हम कहते हैं, कोविड लगने में एक तो हमें मेरे ख्याल ये करेक्शन करना चाहिए कि कॉमन लफ्ज़ कोरोना हो गया। कोरोना तो एक जनरल टर्म है वायरस के लिए, एक टाइप ऑफ वायरस। ये जो पर्टिकुलर डिजीज़ है तो कोविड-19 है। तो कोविड जो है लगने में एक ब्लड प्रेशर के मरीज़ को, हार्ट के मरीज़ को, एक आम आदमी को, जवान को, बड़े को कोई फ़र्क नहीं है, लगेगा सबको एक जैसा। लेकिन अगर लगेगा तो उसके असरात कैसे होंगे वो फ़र्क हो जाता है। तो इसलिए जो आप अभी कह रहे थे कि इटली में, चाइना में भी जो डेथ्स हुई हैं उनमें से 70% लोग जो हैं वो एल्डरली थे और हाइपरटेंसिव थे, हाई ब्लड प्रेशर वाले थे। तो सम अदर ये हमने देखा है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में उसकी स्वेरिटी इलनेस की बहुत ज़्यादा हो जाती है। शायद उसकी वजह ये हो कि हार्ट की प्रॉब्लम इन्वॉल्वमेंट जो है वो वायरस जब बहुत ज़्यादा जिस्म में फैलता है तो हार्ट को भी इफ़ेक्ट करता है।
तो हाइपरटेंशन वाले मरीजों में शायद वो और ज़्यादा प्रॉब्लम डॉक्टर साहब, क्या इसमें ज़्यादतीज़ भी इतना ही अहम किरदार अदा करती है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर भी हो, आप हार्ट पेशेंट भी हो और साथ में आपको डायबिटीज़ भी हो, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इन तीनों चीज़ों से कम होती जाती है। एग्जैक्टली जितनी आपकी वो सारी सिचुएशन जिसमें आपकी इम्यूनिटी कम होती है, उसमें इलनेस की स्वेरिटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इन्फेक्शन लगने के चांसेस एक जैसे हैं, स्वेरिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। और उसमें एक और अहम सवाल था जो बहुत सारे लोगों ने शुरू में पूछा भी और अभी भी वो क्वेश्चन चल रहा है, वो ये था कि ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ हैं जो एक ग्रुप है जिसको हम ACE इनहिबिटर्स या ARBs कहते हैं, जो ये एक ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है। तो शुरू में कुछ ये ख्याल आया था कि ये कुछ लोग जो ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस कोविड की ज़्यादा होती हैं। अच्छा। लेकिन वो एक्चुअली ट्रू नहीं है। जो अब चाइना है का एविडेंस जब वो आया तो एक्चुअली वो वजह ये थी कि हाइपरटेंशन के लोग ज़्यादा बीमार हो रहे थे, तो इसलिए ये ख्याल आया कि ये दवाइयों की वजह से। बट एक्चुअली ये है कि ये दवाई जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें एक्चुअली निमोनिया की रिकवरी के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। ओके। जो कोविड से निमोनिया होता है, तो ये दवाई जो है वो एक्चुअली कुछ हिसाब से थोड़ा सा प्रोटेक्टिव इफेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ भी नहीं है फिर भी आप दवाई खाना शुरू कर दें बचने के लिए। लोग हैं जो स्लो रिलीज दवाइयाँ जो है वो यूज़ करते हैं, जो SREs यूज़ करते हैं, तो उनके लिए भी ये इसी तरह से इफेक्टिव रहेंगी दवाई? नहीं, ये दवाई जो है चूंकि एक पर्टिकुलर लंग्स पे इसका एक खास असर है। ब्लड प्रेशर की दवाई है ये, लेकिन इसका कुछ लंग्स पे जो असर होता है उसके हिसाब से जो एक मैकेनिज्म है उस हिसाब से इट गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रोटेक्शन इन दोज पेशेंट्स। तो दवाई जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उसमें अहम चीज़ ये है कि अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराते रहें, दवाई ज़रूर खाते रहें। ये नहीं करें कि दवाई खाना छोड़ दी या मिल नहीं रही है या उस वजह से कुछ प्रॉब्लम है। अगर एक दवाई नहीं भी मिलती है तो उसका ऑल्टरनेटिव है, वही दवाई दूसरी तरह से है। फॉर्चुनेटली अब क्लिनिक्स कुछ शुरू हो गए हैं, कुछ ऑनलाइन क्लिनिक्स भी शुरू हो गए हैं, तो अगर आपको सवाल है तो आप पूछ लीजिए। दवाई छोड़े नहीं, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आपका रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सही। अच्छा, और इस पूरे टाइम में वॉक कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? हमने देखा खैर लोग तो सीवीयू पे जा रहे हैं, मैं सीवीयू की वॉक नहीं कर रही, लेकिन घरों में भी किस तरीके से कार्डियो कर सकते हैं ताकि अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सके? फिजिकल फिटनेस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो हार्ट के हिसाब से जो डेथ्स हैं उसमें होता है, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। और दूसरी जो एक बहुत अहम चीज़ वो है कि आपकी जो एंग्जाइटी है, जो स्ट्रेस है, वो कम होता है। तो जो कि आजकल पीक पर है, अगर आप बिल्कुल है इसमें, आई थिंक ऑन अदर हैंड I think I am more at peace at home now than I was at work. इस वजह ये कि आपको अपने वक्त के लिए चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत होती है। अगर आप ये समझें कि आप कैद कर दिए गए हैं तो आप तकलीफ़ होगी, आप लड़ते रहेंगे उन हालात से। अगर आप उसको अपने आप को एडजस्ट कर लें, अपने लिए चीज़ें ढूंढ लें कि क्या कर लें। सर, बड़ी मुश्किल बात बता रहे हैं आप। जो पाकिस्तान में जो हमारा कल्चर है ना, वो उसमें ब्लड प्रेशर एक तरह का, मतलब वी हैव मेड पीस विद आवर ब्लड प्रेशर। शराब भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी ज़्यादा है, और जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें घर के अंदर जब बहुत ज़्यादा अफराद रहते हैं तो वैसे ही ज़रा जो है ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसके लिए ज़रा बताइएगा। और सॉरी डॉक्टर साहब से मैं ऐड भी करना चाहूँगी, मतलब पहले हम ब्लड प्रेशर का सुनते थे जिन लोगों की उम्र 40 से ज़ायद होती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लेट 20 से लोग ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम पकड़ना इन्होंने शुरू कर दी है। जी बिल्कुल। आई थिंक ये सारी हमारी जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें डायबिटीज़ भी है, हार्ट डिजीज़ भी है। इसलिए जिन घरों में, जिन माँ बाप में ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, उनके बच्चों में हमारी ये एडवाइस है कि 16 साल की उम्र के बाद ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं। अगर ब्लड प्रेशर एब्सोल्युटली नॉर्मल है तो 2 साल या 3 साल के बाद दोबारा चेक कराएं। अगर बॉर्डर लाइन है तो फिर 6 महीने या साल बाद चेक कराते रहें ताकि पता चले कि क्या है। लेकिन ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर होना जो है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं है, अलामात नहीं है। बहुत आसानी होती है जब आपको कोई अलामत होती है तो आप उसका इलाज करा लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम यह है कि चूंकि कोई अलामत नहीं है तो आप चाहते हैं कि आपको तो कुछ नहीं, मैं सब ठीक हूँ, कोई मसला ही नहीं है। सर में दर्द होती है, चेक कर, सर में ज़्यादा दर्द हुई, चेक किया तो देखिए ये भी एक एक्चुअली इसकी कोई फिक्स्ड एसोसिएशन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सर दर्द है तो वो ब्लड प्रेशर की वजह से होगा, और अगर आपको सर दर्द नहीं है तो इसका मतलब है आप बिल्कुल सही हैं। और अभी एक जो आप पॉइंट कह रहे थे बहुत, वो भी अहम है कि टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का जो इंग्लिश में हमारा टेक्निकल नाम है वो हाइपरटेंशन है, लेकिन इससे वो टेंशन मुराद नहीं है जो स्ट्रेस वाली टेंशन है।
तो जब अगर मुझे गुस्सा ज़्यादा आ रहा है घर में तो उसका ये मतलब नहीं है ज़रूरी कि मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। गुस्सा आने से वक्ती तौर पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ने से गुस्सा नहीं आता। ब्लड प्रेशर और गुस्सा हो सकता है किसी एक इवेंट में हो, इकट्ठे आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि गुस्सा आने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ने से गुस्सा नहीं आता है। भी डॉक्टर साहब ने अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर खावर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी आपके कामजिन खबर से आगाह करते चलें कि साबिक MD-PIA नदीम यूसुफजई का रोजनामा जंग के खिलाफ दावा दायर। नदीम यूसुफजई के 20 करोड़ रुपए हर जाने के दावे पर एडिशनल सेशन जज ने जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ और दीगर को 15 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे आबिद खान हमारे साथ मौजूद है। आबिद, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल जी, साबिक MD-PIA नदीम यूसुफजई ने रोजनामा जंग के खिलाफ जो है वो 20 करोड़ रुपए का हर जाने का दावा दायर किया है, जिसकी आज एडिशनल सेशन जज अरशन जावेद ने समाअत की और अदालत ने 15 मई को जंग के एडिटर इन चीफ को जाती तौर पर यह वकील के जरिए अदालत में पेश होने की हिदायत की है। दरख्वास्त गुजार की ये कहना है कि जंग अखबार ने 15 अप्रैल को एक फ्रांसीसी कंपनी से रिश्वत लेने के हवाले से मन गढ़ंत खबर शाये की और ये खबर शाये की कि उन्होंने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर रिश्वत में लिए है। दरख्वास्त गुजार की कहना था कि इस मन गढ़ंत और झूठी खबर की वजह से उनकी साख बुरी तरह मुतासर हुई है, इसलिए अदालत जो है वो रोजनामा जंग और उनके एडिटर इन चीफ को 20 करोड़ रुपए हर जाने का दावा जो है अदा करने का हुक्म दे। इस पर अदालत ने नोटिस जारी करते हुए 15 मई को एडिटर इन चीफ रोजनामा जंग और फ्रांसीसी कंपनी के जो है CEO को नोटिस करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आबिद खान, हमें इस हवाले से मालूमात फराहम करने का। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं बाखबर सवेरा में। कोरोना की वबा से निपटने के लिए महकमा सेहत सिंध और आगा खान अस्पताल में एक मुआहिदा तय पाया है, जिसके तहत सूबे भर में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स और अमले को टेलीमेडिसिन, वेंटिलेटर और सेफ्टी मैनेजमेंट की जदीद तरबियत दी जाएगी। इस इश्तराक से डॉक्टरों की सेफ्टी, जो कि एक अहम मसला है, इस पर भी काबू पाया जाएगा और इस तरबियत से कोरोना वायरस की इमरजेंसी में डॉक्टरों की सलाहियत में भी इजाफा होगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी मेलिश के डीन डॉक्टर आदिल हैदर। डॉक्टर साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। ये बताइएगा कि इस ट्रेनिंग का आगाज़ कब से होने जा रहा है और क्या तरीक़ेकार होगा इस ट्रेनिंग का? अस्सलाम वालेकुम शफात अली साहब और मदिया नकवी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी देखें, आगा खान यूनिवर्सिटी इज़ वेरी ग्रेटफुल कि गवर्नमेंट ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम उनका साथ दें। और ये ट्रेनिंग 3 चीज़ों पे होंगी। पहले तो ये ट्रेनिंग हमारे नर्स कॉलीग्स के साथ होंगी, जिसमें हम कोर्सेज भी करेंगे और फिर उनको हमारा जो सेंटर इनोवेशन एंड मेडिकल एजुकेशन में वहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देंगे। ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये ट्रेनिंग होगी और मास्क वगैरह पहन के ये ट्रेनिंग होगी। नर्सों के बाद फिर नर्सों के अलावा हम फिर डॉक्टरों के साथ भी काम करेंगे। हमने एक जूम के थ्रू वेबिनार कोर्स बनाया है। ये कोर्स एक बेसिक कोर्स हमने कल से शुरू कर दिया है और माशाल्लाह इसमें 3000 के करीब डॉक्टरों ने हिस्सा लिया है फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। और ये जो कोर्स है, ये सब जो अभी हम चीज़ें देख रहे हैं कोविड में, हमें ऑब्वियसली नया इन्फॉर्मेशन आ रही है, उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है कि किस तरह से कोविड के मरीजों को बेहतर से बेहतर हेल्प की जा सके। और जो मोर कॉम्प्लेक्स चीज़ जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं टेली ICU। तो उसमें हमारा ये प्लान है कि जो हमारे गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, हम उनके साथ मिलके हमने एक 24 आवर्स राउंड द क्लॉक सिस्टम बनाया है, जिसमें इंशाल्लाह ये अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। और गवर्नमेंट अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं वो फ़ोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल, और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं पेशेंट के बारे में। और जो हमारे एक्सपर्ट हैं, माहिरीन कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी में, और माहिरीन जो बाहर हैं जो कि आगा खान यूनिवर्सिटी के थ्रू कनेक्ट होंगे, उन माहिरीनों से डायरेक्टली रब्ता कर सकेंगे वीडियो कॉल के थ्रू। तो आप समझ लें कोई बहुत ही बीमार मरीज़ है, उस मरीज़ को इंशाल्लाह दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस्ड कंसल्टेशन मिल सकती है। तो बड़े अच्छे इकदाम हैं जिनका आपने जिक्र किया, लेकिन बहरहाल फिजिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत रहती है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी तसल्ली नहीं होती कि अगर वेब पे एक डॉक्टर उनको कहे, तो आमतौर पर भी अगर क्लिनिक जाएं और डॉक्टर जब तक उन्हें अच्छी तरह से फिजिकली एग्जाम ना कर ले, उनकी तसल्ली नहीं होती। तो क्या उसके लिए कोई काम किया गया है? जी बिल्कुल, देखें, ये जो कंसल्टेशन होगी ये पेशेंट और डॉक्टर के बीच में नहीं होगी। ये जो डॉक्टर वहाँ पे अस्पताल में, फॉर एग्जांपल इंटीरियर सिंध में एक अस्पताल है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा मरीज़ आ गए हैं,
और वो जो डॉक्टर वहाँ पे है वो वीडियो पे कंसल्ट कर सकते हैं दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ, ताकि वो मिल के काम ये कर सके। देखिए, कोविड एक नई बीमारी है, उसको हराने के लिए सबको मिल के अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा, और जो एक्सपीरियंस दूसरों को मिल रहा है उनको यूज करना चाहिए। अब देखिए माशाल्लाह इस वक्त मुझे बताइएगा जरा, जो हम पूरे सूबे से में बात करें, इनफैक्ट पाकिस्तान के बेशतर अस्पतालों में इस वक्त ओपीडीज बंद है, प्राइवेट अस्पतालों में तो इस वक्त कम्प्लीटली ओपीडीज बंद है, डॉक्टर्स भी नहीं आ रहे काम पे, और डॉक्टर्स खुद जाहिर है वो अपनी लाइफ को, और खासतौर वो डॉक्टर्स जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, वो अपने आप को एट रिस्क नहीं रख रहे, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी वो समझते हैं कि उनको ज़्यादा रिस्क पे हैं अपनी एज की वजह से। तो कोई ऐसा कोई प्रोसीजर बनाया गया, कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन की गई है कि ओपीडीज को दोबारा से फाल किया जा सके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ? जी देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने आगा खान में तकरीबन 550 मरीज हमारे पास आगा खान से गुजरे हैं या एडमिट हुए हैं कोरोना के साथ या कोरोना के शुबा के साथ। ये पिछले 50 दिन के स्टेटिस्टिक्स हैं। एक वक्त में आगा खान में तकरीबन 40 से 50 के करीब मरीज एडमिट हुए हैं। तो हमारे पास इस वक्त काफ़ी सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस हो चुका है कोविड पेशेंट्स के बारे में। बाय द वे, आगा खान में 800 बेड्स हैं, तो उसमें से अगर 50 कोरोना के मरीज हैं, वो भी एक ही बिल्डिंग के अंदर है सारे। एक हमने कोरोना डायग्नोसमेंट एंड ट्रीटमेंट जोन बनाया हुआ, सारे मरीज उसी के अंदर हैं। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ये कि देखिए, बाकी 800 बेड और बाकी 750 बेड तो ओपन है और वो फुल चल रहे हैं। हमने पूरे इंतजाम किए हुए कि जितने भी वहाँ पे पेशेंट्स हो वो उनको हमने सिक्योर किया हुआ है। जो कोविड के मरीजों से वो एक्चुअली कम्प्लीटली दूर हैं, जो डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट डॉक्टर हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट नर्सेज हैं। सो हमने एक पूरा सिस्टम बनाया कि ताकि मरीजों को जिनको कोविड नहीं है उनको सेफ गार्ड किया जा सके। और जो डॉक्टर आजाद है हमारे, वो आ रहे हैं, बिल्कुल आप हमारे क्लिनिक्स में आइए, पीपल आर कमिंग, और माशाल्लाह हीरोज हैं ये। आई नो कुछ लोगों में ये है कि जो डॉक्टर डर गए हैं, तमाम डॉक्टर्स जो कि आ रहे हैं, और अभी भी ऐसी तमाम सूरत हाल में हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं जो आके मुसलसल लड़ रहे हैं इस बीमारी के खिलाफ। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर आदिल हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में कोरोना ने अपनी तबाहियाँ मचाई हुई हैं। मुख्तलिफ ममालिक में मज़ीद 4000 अफराद जो हैं वो जाँ बाक हो गए हैं इसी कोविड-19 की वजह से। और अगर हम 24 घंटे के हवाले से बात करें तो 24 घंटे के दौरान 57,802 जो है नए मरीज़ ऐसे हैं जो कि कोविड-19 के सामने आए हैं। दुनिया भर में इस वक्त जो टोटल मजमूई तौर पे केसेस हैं उनकी तादाद तकरीबन 24,82,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ पे हज़ारों अफराद अभी तक लुकमा अजल बन चुके हैं और मजमूई अमवात 42,000 से तजावज़ कर गई हैं। इटली में ये अमवात 24,000 से तजावज़ कर चुकी हैं। स्पेन में 20,000 से ज़्यादा और फ्रांस में भी तकरीबन 20,000 से ज़्यादा अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। मजमूई तौर पे अगर हम हलाकतों के हवाले से बात करें तो 1,70,445 हो गई है, और जो मरीज़ हैं इसके वो 24,81,866 हो गई है। अमेरिका फिर कोरोना की हलाकत ख़ेज़ी में सबसे आगे जा रहा है, और जैसे जैसे फिगर्स वहाँ से सामने आ रहे हैं तो दिल दहला देने वाले फिगर्स हैं अमेरिका के। अमेरिका एक ऐसा मुल्क जिसमें अगर उनका हेल्थ सेक्शन देखें, जिसमें उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री देखें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन किस तरीके से हमने देखा कि कोरोना भी वहाँ के हेल्थ सिस्टम को फेल करता हुआ चला जा रहा है। कल इसी वाले से हमने देखा कि एक जर्नलिस्ट ने, अमरीकी खातून जर्नलिस्ट थी, उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल किया जिस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एज ऑलवेज हस्बे आदत जो है वो काफ़ी उन्होंने बरहमी का ज़ाहिर किया उन पर। जी क्या हुआ आपको खुद दिखाते हैं जी, क्या अपनी आंखों से देख लीजिए। You should have warned them the virus was spreading like wildfire. Why did you wait so long to warn them? We were very early. Oh, I'm the president. And you know what I just did? You knew it was going to spread. I did know it. I did know it. All I have to do is look. How many people had died in the United States? Did you acknowledge that you didn't think Keep your voice down, please. Keep your voice down. 0 deaths at the time I closed up the country. Nobody was there. And you should say thank you very much for good judgment. Go ahead, please. For good judgment. हमेशा से देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप से जब भी कोई ऐसे जर्नलिस्ट आके बात करते हैं और जब इस हवाले से कोरोना के हवाले से पूछते हैं कि इकदामात में इतनी ताख़ीर आपने क्यों की और आपने बर वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया, तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का हमेशा से रिस्पॉन्स होता है। अभी तो उनको बोलते हैं अपनी आवाज़ नीचे करें, और मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो कुछ मैंने किया है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि गुलकार सलमान अहमद जो कि जिनके हवाले से कुछ दिन पहले हमने खबर शामिल की थी कि वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं, अब अच्छी बात यह वो रिकवर कर गए हैं। 14 रोज़ उन्होंने खुद को क्वारंटीन किया, कलवंजी खाई जी बहुत सारी, और उसके बाद अब उनका कोरोना टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ गया है। सलमान अहमद ने अपनी बीमारी के हवाले से
जो है वो बात करते हुए कहा कि जी वो इस हवाले से बड़े पॉजिटिव थे और उन्होंने ख़ुद को महदूद करने का फ़ैसला किया था। सो दैट्स व्हाई ही इज सक्सेसफुल। बिल्कुल जो इसी वाले से बात करेंगे सलमान अहमद हमारे साथ हैं। सलमान, वेलकम टू बाखबर सवेरा। वी आर वेरी ग्लैड कि अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना। ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किए रखा? ऐसी वो क्या चीज़ें थी जो कि आप करते रहे जिसकी वजह से आप रिकवर कर गए? जी शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका, सब लोगों ने जिन्होंने दुआएं की मेरी क्वारंटीन के दौरान पिछले 14 दिनों में। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट रिज़ल्ट जो नेगेटिव आया है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे क्या था। जुनून का एक तराना है, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी, तंजीम इत्तेहाद ईमान कायद का पैगाम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह करे आप शाद आबाद रहें। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।